हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलेंगे आज एक से एक बड़ी खबर की तरफ, जहां सबसे पहले बताएंगे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन गया चाइना। भारत और रूस संबंध में अड़ंगा डालने लगा। दोस्तों बताएंगे कैसे भारत रूस संबंध को लेकर देने लगा बयान। तो दोस्तों वहीं चीन की सीमा से सिर्फ इतने ही किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना दिखाएगी अपना जोर, ड्रैगन के उड़ा देगी होश। तो वहीं मोदी सरकार की साइलेंट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, जिसने चीन को दे दिया बड़ा झटका। बैठकर अपना सिर पीटने लगा जिनपिंग। बताएंगे आखिर क्या है भारत की साइलेंट यानी कि चुप्पी स्ट्रेटजी। दोस्तों तो वहीं बांग्लादेश को लेकर केंद्र ने जो आपत्ति जताई ममता बनर्जी पर, जिसके बाद ममता बनर्जी बौखलाती हुई नजर आई है। तो वहीं दोस्तों योगी को ठोक दो, आखिर रणदीप सुरजेवाला ने क्यों कही ये बात। सोने चांदी के रेट को लेकर भी बड़ा खुलासा, बड़ी गिरावट, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और भारत का लगातार विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत रूस संबंध में अमेरिकी हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, ये बयान है चीन के। जी हां, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया चाइना। बता दें चीन ने भारत रूस संबंधों की जमकर तारीफ की। उसने कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और नीतिगत स्वतंत्रता इसकी गौरवशाली परंपरा है। उसने ये भी कहा कि भारत एक प्रमुख स्वतंत्र देश है। रशिया के साथ इसके सामान्य संबंध किसी तीसरे पक्ष के बाहरी हस्तक्षेप के बिना बने हैं। ये बयान भारत में मौजूद चीनी दूतावास और चीनी राजदूत के हैं। माना यह जा रहा है कि चीन का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा पर अमेरिका की आपत्तियों के जवाब में आया है। मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने अलग अलग बयान जारी करके नाराजगी जताई। बता दें चीनी राजदूत ने कहा कि मैंने 2 लेख पढ़े, हालांकि हर बिंदु से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात सही है, भारत एक स्वतंत्र प्रमुख देश है। रशिया के साथ इसके सामान्य संबंध किसी तीसरे पक्ष के बाहरी हस्तक्षेप का लक्ष्य नहीं होने चाहिए। यानी कि चीन के इस राजदूत का कहना है कि भारत और रूस के दोस्ती के बीच में, भारत और रूस के रिश्तों के बीच में, संबंध के बीच में अमेरिकी हस्तक्षेप कतई मंजूर नहीं। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि चीन ऐसा बयान क्यों दे रहा है, जबकि रूस और भारत के संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, ये भारत और रूस के बीच का मैटर है। लेकिन चीन कौन होता है ये कहने वाला कि भारत रूस संबंध में अमेरिकी हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। यानी कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन बैठा है चाइना। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि हम कोई सवाल ना पूछे और अपने आप ही जवाब मिलने लगे। इस पर आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, चीनी राजदूत को बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें चीन की सीमा से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सेना दिखाएगी अपना जोर, ड्रैगन के उड़ा देगी होश। जी हाँ, भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वाले चीन के अब होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना चीन की सीमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही अपना दमखम दिखाएगी। इसके लिए टीम गुरुवार को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना भी हो गई है। ये युद्ध अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया के उलान बटार में होगा। इस युद्ध अभ्यास का मकसद दुनिया भर की सेनाओं का सहयोग करने और क्षमताओं को बढ़ाने का है। पिछले साल भी यह अभ्यास खान क्वेस्ट में हुआ था। 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में आयोजित प्रोग्राम में अमेरिका ने भी हिस्सा लिया था। ये युद्ध अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलिया सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत हुआ था। 2006 के बाद से तो ये बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास बन गया। अब इसमें कई देशों की सेनाएं भाग लेंगी। बहरहाल इसमें अपने भारतीय सेनाओं को आप लोग बेस्ट ऑफ लक जरूर कहिएगा। तो वहीं बता दें इतना ही नहीं, एक और खबर, अमेरिकी थर्ड रूसी S-400 मिसाइल की लीग में अपना भारत हुआ शामिल। DRDO के AD-1 ने किया कमाल। दोस्तों भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण कर इतिहास बना दिया है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर के कारण भारत को एक बहुत ही सक्षम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती में सुविधा होगी। दोस्तों AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना अमेरिका के थर्ड और रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है। इन दोनों की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। दोस्तों AD-1 मिसाइल DRDO के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस चरण 2 सिस्टम का एक घटक है। जी हाँ, तो वहीं बता दें रूसी और चीनी परमाणु बॉम्बर्स के सामने आया अमेरिकी फाइटर जेट, बाल बाल बचा तीसरा विश्व युद्ध। बता दें बड़ी ही भयंकर खबर, दुनिया में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इस जंग में एक तरफ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश है, तो दूसरी ओर रशिया और चाइना है। रशिया और चीन ने पहली बार अमेरिका की सीमा तक अपने परमाणु बम वर्षक विमानों को भेजकर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। इसके जवाब में अमेरिका
अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू विमानों को इन परमाणु बम वर्षकों के सामने खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी एक छोटी सी चिंगारी तुरंत तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले लेती। इसके लपेट में वे सारे देश आ जाते जो दोनों पक्षों से दूर तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और कनाडाई लड़ाकू विमानों ने बुधवार देर रात 2 रूसी टोपुलेव Tu-95 और 2 चीनी शियान H-6 बम वर्षकों का पता लगाया और उनको रोक दिया। रूस और चीन के इन बम वर्षकों को सैटेलाइट और रडार के जरिए नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड ने पकड़ा था। जी हाँ, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा है दोस्तों। तो वहीं बता दें, मोदी सरकार की साइलेंट स्ट्रेटजी जिसने चीन को दे दिया इतना तगड़ा झटका, अपना सिर पीट रहा होगा जिनपिंग। बता दें, ये तो सब जानते हैं कि 21वीं सदी को एशिया ही लीड करेगा, लेकिन एशिया का वो मुल्क कौन होगा जो दुनिया का नया लीडर बनेगा? इसके लिए भारत और चीन में कड़ी प्रतिद्वंदिता चल रही है। चीन जहां पिछले 50 सालों में विकास कार्यों में बहुत आगे निकल चुका है, तो वहीं भारत भी देर से ही सही लेकिन तेज स्पीड और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाकर अब ड्रैगन को मात देने लगा है। मोदी सरकार ने हाल ही में चीन को इतना बड़ा झटका दिया है कि वहां के तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना सिर पीट रहे हैं। दोस्तों, असल में भारत ने चीन को रणनीतिक मात देकर बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल को परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। एक्सपर्टों के मुताबिक ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए दोनों देशों में कड़ी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, लेकिन भारत ने आखिरकार ये सौदा हासिल कर ही लिया है। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद बांग्लादेश के अहम बंदरगाह के परिचालन का अधिकार मिलने से भारत की समुद्री दौड़ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल का मैनेजमेंट इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के वर्षों में यह तीसरा अहम विदेशी बंदरगाह है जिसके परिचालन का अधिकार भारत ने हासिल किया है। दोस्तों, बता दें, पहला बंदरगाह ईरान का चाबहार और दूसरा म्यांमार का सितवे था और अब ये तीसरा अहम विदेशी बंदरगाह बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना वाकई में आज समझ चुका होगा कि मुंह से निवाला छीनना किसे कहते। उसने भारत के साथ जितने भी जुल्म किए हैं दोस्तों, वाकई में आज एक एक उसके जुर्म का बदला लेगा अपना भारत। ऐसे में दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के बीच अगर कोई टांग अड़ा रहा है तो वो है अपना बंगाल राज्य की ममता बनर्जी, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हसीना सरकार के साथ खटास पैदा करती दिखाई दे रही है, जो कि केंद्र सरकार को नागवार गुजर रहा है दोस्तों। जिसके बाद केंद्र ने अपनी आपत्ति जताई और केंद्र की आपत्ति पर भड़कती दिखाई दी है ममता बनर्जी और कहने लगी, मुझे मत सिखाओ। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश के हालिया हालात पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, जिससे ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के अंदर इस बाबत केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो विदेश नीति को अन्य से बेहतर जानती है। ममता बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली में थी। वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की संरचना को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं 7 बार सांसद, 2 बार केंद्रीय मंत्री रही हूँ। विदेश नीति को किसी से भी बेहतर जानती हूँ। उन्हें मुझे नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें बदलती व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। उनके बयान से तो यही लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश के साथ केंद्र सरकार 100% रिश्ता स्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी बीच में जरूर टांग अड़ाएंगी। तीस्ता नदी की कहानी आपको याद ही होगा दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कितनी बड़ी रोड़ा बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान तो भर भर कर भेज रहा है कश्मीर में आतंकवादी, विदेशी मदद से खोद रहा है टनल। दोस्तों, जम्मू में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांबा जिला इस साल आतंकवादियों के लिए घुसपैठ का एक प्रमुख यानी कि मुख्य रास्ता बनकर उभरा है। इस कारण इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। दरअसल घुसपैठ के लिए आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा के उत्तर और कश्मीर के पुराने रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये आतंकी हाईटेक तरीकों से सुरंग खोद रहे हैं। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग खोदने के लिए आतंकवादियों को विदेशी मदद मिल रही है। आतंकी इन सुरंगों को खोदने के लिए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। ये सुरंग या तो ऐसी जगह खुल रही है जो एकदम निर्जन हो, या फिर कुछ घरों या इमारतों के भीतर खुल रही है। इस वजह से इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, ईटी को अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठियों के समूह सांबा जिले के उत्तर से घुसपैठ कर रहे हैं और फिर आसपास के कठुआ और पड़ोसी रियासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में फैल गए हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर जी की मुलाकात आसियान बैठक से इतर दोनों मंत्रियों ने की द्विपक्षीय वार्ता। दोस्तों, लाओस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को अपने
समकक्ष रूस, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड और लाओस के अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने शिक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की। वहीं इस मुलाकात को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने आसियान कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात की। तो वहीं बता दें, जिस होटल में ठहरे थे बेंजामिन नेतन्याहू, वहां छोड़ दिए गए कीड़े। अमेरिका में इजरायली पीएम की यात्रा का भारी विरोध इस प्रकार से किया गया। दोस्तों बता दें, ऐसा विरोध आपने पहली बार सुना होगा किसी प्रधानमंत्री का। दरअसल गाजा में जारी युद्ध के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राजधानी वॉशिंगटन की तरफ मार्च की। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई सांसदों ने संसद में उनके भाषण का बहिष्कार किया, बॉयकॉट करके अपना विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं उनके भाषण से पहले प्रदर्शनकारियों ने उस होटल के पास भी इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया जहां नेतन्याहू ठहरे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके होटल में विरोध करने वालों ने कीड़े छोड़ दिए। बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट किए गए वीडियो में होटल में चारों ओर बड़ी संख्या में कीड़े, झिंगुर और अन्य कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए हैं। ये पहली बार अलग तरीके का प्रोटेस्ट किया गया है, अलग तरीके का बहिष्कार किया गया है नेतन्याहू को लेकर, जहां इनके विरोध में कीड़े मकोड़े छोड़ दिए गए। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें, मैं चुप नहीं रहूंगी। जी हां, कमला हैरिस ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से गाजा में युद्ध समाप्त करने का किया आग्रह। दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ जल्द से जल्द युद्ध विराम समझौता करने और गाजा में विनाशकारी युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई मामलों में दूसरी, तीसरी या चौथी बार विस्थापित होने के बाद सुरक्षा के लिए भाग रहे हताश भूखे लोगों और मृत बच्चों की तस्वीरें हैं। हम इन त्रासदियों के सामने आंखें मूंद नहीं सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी। हैरिस ने द्विराष्ट्र समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो दोस्तों वहीं बता दें, S-400 सुदर्शन ने दिखाया दम, दुश्मन का सफाया होता देख एयरफोर्स का जोश हुआ हाई। दोस्तों, सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में एक अभ्यास में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। यहाँ इसने दुश्मन लड़ाकू विमान पैकेज के 80% को मार गिराया, जबकि अन्य को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इससे उनके मिशन रद्द हो गए। रक्षा सूत्रों ने एजेंसी ANI को बताया कि यह अभ्यास भारतीय वायुसेना ने एक थिएटर में किया था। यहाँ फोर्स ने लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपने एक स्क्वाड्रन को तैनात किया था। तो दोस्तों बता दें, ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोत की फोटो ले रहे थे चीनी स्टूडेंट साउथ कोरिया की। पुलिस ने देखा तो वहीं के वहीं धर दबोचा। बता दे, दक्षिण कोरियाई पुलिस 3 चीनी छात्रों की जांच कर रही है। उन पर कथित तौर पर ड्रोन के जरिए अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की अवैध तस्वीर लेने का आरोप है। कोरियाई मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। कोरिया जोंग आंग डेली के अनुसार चीनी स्टूडेंट्स को 25 जून को दक्षिण पूर्वी शहर बुसान में नेवल ऑपरेशन कमांड की ओर ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर US थियोडोर रूजवेल्ट की अवैध रूप से तस्वीरें खींची थी जो बेस पर खड़ा था। तो वहीं बता दें, भारत तोड़ेगा ड्रैगन की कमर, बनाने जा रहा दुनिया की सबसे ऊंची टनल। चीन पाकिस्तान के खिलाफ होगी ये गेम चेंजर। दरअसल पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को लद्दाख में शिंकुला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 4.1 किलोमीटर लंबी 2 समानांतर टनल बनाई जाएंगी। इनका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। शिंकुला टनल प्रोजेक्ट के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस सुरंग के निर्माण के साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची टनल होने का खिताब चीन की MI ला सुरंग से छीनकर भारत की शिंकुला टनल के पास आ जाएगा। चीन की MI ला टनल 15,590 फीट ऊंची है और अपना ये भारत 15,800 फीट की ऊंचाई पर निर्माण करने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि 2 साल के भीतर वाकई में अपना भारत चीन के उस खिताब को छीनकर अपने नाम कर लेगी, तो हमें भरोसा है। अपने भारत पर कहना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वहीं बता दें, फ्रांस में ओलंपिक के पहले मच गया बवाल, बम की अफवाह में एयरपोर्ट खाली, फ्लाइट स्टैंड बाय मोड पर। जी हां, फ्रांस में पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत के पहले ही बवाल मच गया। पहले रेल नेटवर्क में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया और कई विलंब से चल रही है। अब खबर है कि स्विस फ्रांसीसी सीमा पर स्थित एक एयरपोर्ट को शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया है। बेसल मूल हाउस यूरो एयरपोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को खाली कराना पड़ा और वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बम की चेतावनी के कारण एयर फ्रांस की फ्लाइट को मूल
हाउस एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो वहीं जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव लड़ेंगे पाकिस्तानी पूर्व पीएम इमरान खान। ऑनलाइन होगी वोटिंग। दोस्तों जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब ऑक्सफोर्ड वीवी के चांसलर पद का चुनाव लड़ेंगे। पहली बार चांसलर चुनाव के लिए होने वाली ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया में इमरान खान जेल से ही भाग लेंगे। इमरान खान के एक सहयोगी के मुताबिक इमरान खान ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 1972 में ऑक्सफोर्ड वीवी के केवल कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने पहला अपना टेस्ट डेब्यूट मैच 1971 में खेला था। तो वहीं बता दें इमरान खान को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इमरान खान के बचाव में जेल से बाहर रिहाई करवाने में आर्मी के साथ बड़ी डील कर सकती है। पाकिस्तान के कैदी नंबर 804 की रिहाई के आसार दिखने लगे हैं। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सेना को बड़ी ही निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जेल में बंद कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान को सैन्य जेल में रखने का उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें श्रीलंका में सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव। विक्रम सिंघे ने निर्दलीय मैदान में उतरने का किया है ऐलान। दोस्तों श्रीलंका के अभी के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने सितंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी का शुक्रवार को ऐलान किया। इससे पहले द्वीप राष्ट्र के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होंगे। इसके साथ ही महीनों से चल रही अटकलें भी खत्म हो गई। ये चुनाव नकदी संकट का सामना कर रहे देश में आर्थिक सुधारों का भविष्य तय करेगा। दोस्तों तो वहीं बता दें चीन जा रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने कही ऐसी बात। कहा बीआरआई छोड़ने का अफसोस को दूर करने की कोशिश में आ रही है चाइना। बता दें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीन दौरे पर जा रही हैं। गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने घोषणा किया है कि मेलोनी 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच चीन दौरे पर होंगी। चीनी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मेलोनी के इस दौरे का उद्देश्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई को लेकर मतभेदों को सुलझाना है। वो कह रहे हैं कि मेलोनी चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई से अलग होने के अफसोस को दूर करने की कोशिश में चीन आ रही है। तो वहीं बता दें जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कहा छन्न युद्ध के सहारे नाकामयाब होंगे मंसूबे, पूरी ताकत से कुचल देंगे तुमको। दोस्तों आज से 25 साल पहले कारगिल के द्रास बटालिक सेक्टर में हुए युद्ध में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ा संदेश दिया। लंबे समय से पाकिस्तान के नापाक इरादों पर चुप्पी साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री जी का ये संदेश पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है, वो भी तब जब पाकिस्तान जम्मू में अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखे हुए है। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नियंत्रण रेखा से बमुश्किल 2 मील की दूरी पर खड़े होकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया कि उसने हार से कुछ नहीं सीखा है और आतंकवादियों को यानी टेररिस्ट्स को पनाह देना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी जम्मू सेक्टर के जवाब में थी, जहां हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी ने कहा आज मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आका मेरी आवाज सीधे सुन सकते हैं। मैं आतंकवाद के इन संरक्षकों को बताना चाहता हूं कि उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी जी के बात का अगर आप भी समर्थन करते और मानते हैं कि अब बस देरी नहीं करनी चाहिए, इन आतंकवादियों को तुरंत के तुरंत जवाब देना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों प्लीज दबा दीजिएगा जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, और वीडियो को अंत में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जवाब तो मिलना चाहिए जरूर लिखिएगा। तो वहीं बता दें योगी को ठोक दो आखिर रणदीप सुरजेवाला ने क्यों कही ये बात। बता दें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। 4 जून को सामने आई नतीजों ने यूपी में बीजेपी की जड़ों को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण बीजेपी के अंदर खाने काफी हलचल देखने को मिल रही है। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि सूबे की सत्ता में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच कांग्रेसी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़ा दावा किया है। सुरजेवाला ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दिल्ली बुलाकर संदेश भेजा गया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठोक दो यानी रास्ते से हटा दो। हमें नहीं पता कि ये संदेश पीएम मोदी, नड्डा या अमित शाह भेज रहे हैं। अब लगता है कि बीजेपी में आपसी बुलडोजर का वॉर चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार 26 जुलाई शाम को दिल्ली रवाना हुए। खास बात यह है कि तीनों अलग से जाने की तैयारी में हैं। शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के आज गवर्निंग काउंसिल में तीनों को शामिल होना है। इस दौरान पीएम मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होने की अटकलें हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे
पहुंचे थे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं वार पलटवार चलता है, लेकिन शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए कांग्रेसियों को, ये योगी को ठोक दो जैसी स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष ऐसे बयान देकर के वाकई में अगर फूट नहीं भी पड़ने वाली होगी बीजेपी में, तो ऐसे बयान देकर जरूर पड़वा देगा। तो वहीं बता दें, कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी आदित्यनाथ समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बहुत बड़ा ऐलान है। दोस्तों, अग्निवीर योजना पर जारी विवाद के बीच कारगिल विजय दिवस पर उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की बीजेपी सरकारों ने अग्निवीरों को तोहफा दिया है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अग्निवीर की नौकरी करके आए युवाओं को पुलिस भर्तियों में आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा पीएसी में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। अग्निवीर योजना को केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले शुरू किया था, जिसके तहत युवा भारतीय सेना में 4 सालों के लिए चुने जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन अब यूपी के अलावा मध्य प्रदेश यानी कि कुल 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं बता दें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को दाल पैदा करने तो हम खरीदेंगे। जी हां, मोदी सरकार में कितनी खरीद हुई ये भी बताया। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में 25 गुना ज्यादा दाल खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को दाल पैदा करने तो हम खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, लेकिन सरकार कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। तो दोस्तों बता दें, सोने चांदी के रेट को लेकर बड़ी खबर, सोना 6700 रुपए सस्ता, क्या खरीदने का ये सही समय है? चांदी भी 13,000 रुपए हुई सस्ती। दोस्तों, सोना चांदी में निवेश भारतीयों की पहली पसंद रही है, परंपरा भी यही है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो बात बात में कहते होंगे कि जब वो मुसीबत में थे तब सोना चांदी और ज्वेलरी ने उनका साथ दिया, यानी सोने चांदी को गिरवी रखकर या फिर बेचकर वो संकट से बाहर निकले। ऐसे में आपको बता दें, क्या सोने चांदी के खरीद का ये निवेश का ये सही वक्त है? क्योंकि सोना ऑल टाइम हाई से करीब 6700 यानी 6700 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी का भाव ऑल टाइम हाई से 13,000 रुपए प्रति किलो घट चुका है। ऐसे में आपको बता दें, जो मन बना रहे वो थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी ताजा भाव क्या है वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे आज के रेट। तो वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।